ये कहानी है इंसान और शैतान के बीच की कहानी। इस कहानी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, फिल्में भी बनी, हॉरर फिल्म बनी, और ये एक बेहद डरावनी कहानी भी अपने आप में है। और बाकायदा इतिहास के पन्नों में, अलग अलग किताबों में ये दस्तावेज़ आज भी मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि ये कहानी सचमुच हुई इस दुनिया में, क्योंकि अदालत तक भी ये मामला पहुंचा है। कहानी अमेरिका के एक स्टेट कनेटिकट की है। कनेटिकट अमेरिका का एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे शहर हैं। उसी में एक शहर है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड बहुत छोटा सा खामोश, एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2020 के सेंसेक्स के हिसाब से 20,000 की आबादी होगी। ये जो कहानी है, इस ब्रुकफील्ड के 180-81 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस शहर में एक कत्ल हुआ था। मतलब 180 साल के बाद एक पहला क्राइम, एक पहला मर्डर इसी ब्रुकफील्ड में होता है, जो कैनिकट स्टेट में है अमेरिका के। और ये कहानी उसी कत्ल, उसके मुकदमे और इंसान और शैतान के बीच की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्लेजन फैमिली से। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और इनके 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन इस परिवार की एक लेडी थी और इनका इस परिवार पे दबदबा था। इनके और इनके हस्बैंड के 8-9 बच्चे थे और ये तब वहीं कनेटिकट में रहा करती थी, अमेरिका के इस स्टेट में, बट इंटीरियर गांव में। बाद में माँ बाप ने फैसला किया, यानी कि जूडी और उनके हस्बैंड ने, कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी शहर का रुख करते हैं और शहर में चलते हैं, क्योंकि जहाँ रह रहे थे वहाँ पर भी किराए के घर में रहते थे। तो उन्होंने कहा जब यहाँ किराए पर, रेंट पे ही रहना है तो चलो कहीं और लेकर चल रहते हैं। तो ये अपने बच्चों के साथ ब्रुकफील्ड पहुँच गए और ब्रुकफील्ड में एक घर किराए पर लिया। अब ये पूरा परिवार वहाँ आकर रहने लगा। बाकायदा गाड़ी से सामान सब आया, अब सामान घर में उतारा जा रहा है। इस परिवार में जितने बच्चे थे उसमें 2 बच्चों के नाम थे। एक इनकी बेटी थी डेबी, जिसकी उम्र करीब 17 साल, और एक इनका छोटा बेटा था जिसका नाम था डेविड। बाकी और भी बच्चे थे 6-7। तो अभी उस नए घर में ब्रुकफील्ड में आकर शिफ्ट होते हैं, ट्रक से सामान उतारा जाता है। बच्चे बच्चे होते हैं, दौड़ कर नए घर की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि कमरा खंगालते हैं कि नई जगह, नए शहर, नए घर में आए, खुशी भी है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती। कुछ ही देर के बाद अचानक डेविड अजीब अजीब हरकत करने लगता है, वो जो बच्चा है, और थोड़ा घबराता है, चीखता है, चिल्लाता है। माँ बाप उसे डांटते हैं। फिर अगले दिन वो अचानक कुछ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ जूडी उसे डांटती है कि तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि नहीं, मैं हरकत नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी एक बूढ़े से शख्स को देखा है जिसका जो चेहरा बेहद डरावना है। उसका सर ऐसे लगता है कि उस कंधे पर रख दिया गया है, आंखें बड़ी खौफनाक हैं, बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, और बेहद मतलब डरावना, एक भूत टाइप का वो चेहरा है। और वो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम इस घर में क्यों आए, यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम लोगों के लिए नहीं है। अब उसने ये जब बात कही तो माँ हंसी, फिर ये समझी कि माँ बाप दोनों ने कहा कि अपने, चूँकि 9-10 साल हो गए थे इसको जहाँ पे ये इससे पहले रहता था, कि शायद इसे अपने उस इलाके की याद आ रही है, अपने पुराने घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है, तो ये ड्रामा कर रहा है और ये चाहता है कि यहाँ ना रहे, नई जगह है, अभी इसका मन भी नहीं लग रहा, तो वापस चले। यही समझ कर उन्होंने उसे डांटा। उसके बाद फिर सब अपने काम पर लग गए, घर को शिफ्ट कर रहे थे, सामान सब इधर उधर रख रहे थे। लेकिन डेविड की ये बात उसी दिन ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन फिर डेविड इसी तरह से चीखने लगा और अजीब आवाज़ निकालने लगा और बोलने लगा कि एक बूढ़ा आदमी है, मुझसे कह रहा है ये घर खाली कर दो। माँ बाप ने फिर समझाया। अब वो रात को सोया तो रात को अजीब अजीब हरकतें करने लगा, रात को उठ के चीखने लगा। बाकी बच्चे भी डरे, माँ बाप भी। उन्होंने कहा क्या करें इसका, लगातार समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। बहुत समझाया लेकिन डेविड के अंदर से ये भूत निकला नहीं कि उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। धीरे धीरे माँ बाप को लगा कि ये ड्रामा तो नहीं कर रहा, कुछ और है। पर क्या है? उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बट कोई बीमारी ही नहीं पकड़ पाया डॉक्टर। अब डेविड धीरे धीरे बीमार होने लगा, वो बच्चा, और बीमारी के आलम में अब घर में है, बिस्तर पे लेटा हुआ। एक रात अचानक बिस्तर पे ही बुदबुदाने लगा और उस ज़माने में वो लैटिन लैंग्वेज में बात करने लगा, लैटिन भाषा।
अब जूडी और उनके पति ये सब घबरा गए कि इसको अभी इतनी सी उम्र है, इसने कभी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज इसे आती नहीं है और ये कहाँ से फर्राटेदार बोल रहा है। बट सुबह हुआ तो फिर वो नॉर्मल, उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करता है, लेकिन वो भी क्या इलाज करे कि उसे यही पता नहीं कि उसको मर्ज क्या, बीमारी क्या उसकी। अब धीरे धीरे डेविड की हालत और बिगड़ रही है। वो अब ज़्यादा चीखता चिल्लाता और बार बार यही कहता कि एक बूढ़ा शख्स है और वो मुझे कह रहा है कि तुम इस घर से निकल लो। माँ बाप ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उसकी आवाज़ चली गई। अब वो सिर्फ आवाज़ें अजीब अजीब मुँह से निकालता, लेकिन बोलता कुछ नहीं, और इशारों में भी बोलता तो एक हिस्स जैसी आवाज़ निकालता। अब घर वाले और घबरा गए। इसके बाद क्या करें, अच्छा बड़े धार्मिक लोग थे जूडी और ग्लेजन, तो उन्होंने ब्रुकफील्ड के कुछ चर्च से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ आने के बाद से वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, कभी चीखता है चिल्लाता है, कहता है एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। तो कई फादर वादर ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेविड की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। इसी दौरान में फिर कुछ फैमिली फ्रेंड ने इनको सलाह दी कि एक काम करो, किसी न किसी तरीके से किसी चर्च के किसी फादर को पकड़ो और उनसे कहो कि वो डेविड का इलाज करे रिलीजियस तौर पर, और उसको एक कहते हैं एक्सिज्म। तो एक्सिज्म करवा, ये एक तरह का ये होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत इस तरह का कोई साया आ गया है, जैसे अपने यहाँ होता है जादू टोना, तंत्र मंत्र टोटका, तो इन सबको भगाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं। तो वैसे ही इनके यहाँ था कि फादर को बोलो इनका एक्सिज्म कराए डेविड का। अब इसको कराने के लिए पूरी एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, फिर सारे विधि विधान उनके होते हैं, उसी हिसाब से होता है। लेकिन सारे चर्च के फादर ने मना कर दिया ये करने से, एक्सिज्म। अब घर वाले और परेशान हो गए, डेविड की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, चर्च और फादर कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करें। तभी इनको पता चलता है कि दो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के माहिर हैं, भूत प्रेत या ऐसी जो शैतानी शक्तियां हैं उनको भगाने में माहिर हैं, उनको समझने में माहिर हैं, और उनमें से एक का नाम है एड और एक का नाम है लॉरेन। तो एड और लॉरेन ये दोनों एक तरह से जैसे पैरानॉर्मल सोसाइटी होती है, आपको याद होगा, जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो ये लोग एक्सपर्ट्स थे। तो किसी तरीके से अब जूडी ने एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया और कहा कि उनकी बेटी के साथ ये दिक्कत है, अजीब अजीब बातें करता, उसको एक बुज़ुर्ग दिखाई देता है डरावना सा, और वो कैसी कैसी बातें करता है, आवाज़ें निकालता है। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ चली गई, अब वो इशारों में बात करता है और घुटी घुटी आवाज़ में कुछ बोलता है। सेहत लगातार गिरती जा रही है। फादर के पास गए, सभी ने मना कर दिया उसका एक्सिज्म करने से। तो एडी और लॉरेन ने कहा ठीक है हम इसको देखेंगे, और उसके बाद एक रोज़ अपॉइंटमेंट लेने के बाद एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंच जाते हैं, ब्रुकफील्ड में, जो घर उन्होंने किराए पे लिया था हाल में। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, एडी और लॉरेन दोनों ये कहते हैं कि इस घर में शैतानों का वास है, इस घर में शैतानी शक्तियाँ हैं। और इसके बाद जब पहली बार डेविड उनके सामने लाया जाता है, तो डेविड को देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि मामला क्या है। थोड़ी देर घर में रुकते हैं, बाहर निकलते हैं। डेविड की माँ जूडी से फिर कहते हैं कि डेविड के अंदर एक नहीं 40 या 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल हो चुकी हैं, घुसी हुई हैं, और उन 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों के बीच में आपस में ये लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन कंट्रोल करेगा, कौन कब्जा करेगा। और इस लड़ाई के चक्कर में डेविड की हालत बिगड़ती जा रही है। तो 1, 2, 3 शैतानी शक्तियां हों तो समझ में आता 40 से ज़्यादा। और ख़ुद एड और लॉरेन के हिसाब से ये पहली बार उन्होंने देखा कि ये ऐसा केस कि एक शख्स के शरीर में घुसने के लिए 40 शैतानी ताकतें लड़ रही हैं। अब जब ये बात पता चली तो जूडी और उनके हस्बैंड और घबराए। उन्होंने कहा कि इसका इलाज कैसे होगा। तब उन दोनों ने भी कहा कि डेविड का जो है एक्सिज्म कराना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि सारे चर्च जितने भी ब्रुकफील्ड में, सबने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। अब एड और लॉरेन ने बात की एक चर्च के तमाम लोगों से, और इत्तेफाक की बात यह है कि एक चर्च के फादर तैयार हो गए डेविड का एक्सोर्सिज्म करने के लिए। इसके बाद शुरुआत हुई। उन्होंने आकर फादर ने अपने तरीके से जो भी रस्म विधि विधान था 3 बार अलग अलग चरणों में इसे पूरा किया। लेकिन जब तीसरी बार वो करने के लिए आए, अब ये 2 बार हो चुका है, तीसरी बार आए, इसी बीच में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। डेविड की बहन डेबी जो उससे बड़ी थी, 17 साल जिसकी उम्र, वहाँ आने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई, और उस लड़के का नाम था आर्ने जॉनसन। आर्ने और डेबी एक दूसरे को पसंद करते थे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इस दौरान में डेबी भी अपने भाई की इस बीमारी को लेकर बेहद परेशान थी। डेविड को उसने जिक्र किया आर्ने से कि मेरे भाई की ऐसे ऐसे है, उसे कोई भूत दिखाई देता है और उसका इलाज चल रहा है और एक्सोर्सिज्म भी हो रहा है, पता नहीं उसके शरीर को कब चंगुल से छोड़ेगा शैतान। आर्ने डेविड से बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। उसने मना भी किया, लेकिन वो घर आया डेविड से के साथ और डेविड से मिला उसके भाई से, और उसके बाद उसने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। अब फिर उसने कहा कि चलो मैं यहीं रहता हूँ। अब इसके बाद इधर एक्सोर्सिज्म चल रहा है। जो एड और लॉरेन है, ये दोनों फादर को लेकर आए हुए हैं। तीसरा और आखिरी चरण पूरा होना है। इस बीच में अब जो आर्ने है वो लगातार डेविड की भी हरकतें देख रहा है और उसे अफसोस भी हो रहा है कि इस बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। जब तीसरी बार एक्सोर्सिज्म होने लगा और फादर आए, फादर के साथ उनके असिस्टेंट और ये आपके लॉरेन और एड, कुल 4 लोग थे। इसके अलावा किसी की मौजूदगी वहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं करते थे, सबको बाहर कर देते थे। लेकिन आर्यन ने कहा, डेबी के बॉयफ्रेंड ने, कि वो इस एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड के साथ रहेगा। उसे समझाया कि मत रहो, उसने कहा नहीं रहूँगा। जब वो जिद करने लगा तो फिर कहा एडी और लॉरेन ने और फादर ने कि ठीक है तुम रहोगे, लेकिन तुम यहाँ कुछ बोलोगे नहीं, खामोश रहोगे और सिर्फ देखोगे। उसने ये शर्त मान ली, वो वहीं रुक गया। अब इसके बाद एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ, फादर करने लगे, कर रहे थे, और इधर डेविड की जो हालत थी उसको देखते देखते अचानक आर्ने जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा उसकी गर्लफ्रेंड के भाई, छोटा सा भाई है, उसकी ये हालत हो रही है, और वो तमाम हिदायत के बावजूद बोल पड़ा और उसने कहा कि सुनो शैतानी शक्तियों, तुम्हारा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक काम करो, तुम इसका शरीर छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ, पर इसे छोड़ दो। अब ये वो बोल पड़ा और ये एक्सोर्सिज्म उस वक्त चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये तमाम चीज़ें पूरी हो गई, एक्सोर्सिज्म भी कंप्लीट हो गया। अब इत्तेफाक से अगले दिन से डेविड की हालत सुधरने लगी। अब वो, उसकी आवाज़ भी ठीक हो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक हो रही है, सेहत भी बन रहा है, वो अब उस तरह की डरावनी बातें भी नहीं कर रहा है, उसे वो बुजुर्ग आदमी भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन इधर आर्ने की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब इस दौरान में हुआ ये था कि चूंकि डेबी और आर्ने एक दूसरे को प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम यहीं पे कहीं किराए के घर पर रहते हैं। तो उन्होंने किराए का घर ले लिया था इस घर से थोड़ी दूरी पर, और आर्ने और डेबी अब साथ रह रहे थे वहाँ पर। अब लेकिन इस हादसे के बाद आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेबी देखकर समझ गए उसी वक्त कि आर्ने के अंदर वो तमाम शैतानी शक्तियाँ दाखिल हो चुकी हैं जो कुछ दिन पहले तक उसके भाई डेविड में थी। उसने एड और लॉरेन से बात की। एड और लॉरेन ने कहा कि मैंने इसे पहले ही समझाया था, एक तो दूर रहो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सोर्सिज्म में बैठना है तो बोलना मत। लेकिन इसने सीधे शैतानों को चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे शरीर में आकर दिखाओ, और शैतानों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और यही वजह है कि उन्होंने डेविड को छोड़ दिया और अब इसके शरीर में दाखिल हो गए। तो उसने कहा कि इसका भी इलाज कीजिए, एक्सोर्सिज्म कीजिए। लेकिन फादर और बाकी लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा इसका नहीं कर सकते। लेकिन इधर चूँकि तजुर्बेकार थे एड और लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, उन्होंने घर वालों को कहा कि आइंदा आर्ने पे नज़र रखना,
कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन पे जाके उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस घर में जिसमें जूडी की फैमिली है, उसके बेटे के ऊपर 40 से ज़्यादा शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो आर्ने के अंदर आ गया है। तो आप कम से कम उस घर के एक आध 2 दिन में एक चक्कर ज़रूर काटें और आर्ने पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले हंस पड़े। उन्होंने कहा, कहाँ आप लोग भूत प्रेत और इन शैतानी ताकतों की बात कर रहे हैं, हम क्राइम और क्रिमिनल को देखते हैं, जो दिखाई नहीं दे उन भूतों के पीछे कहाँ पड़ेंगे। टरका दिया। करीब 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में एक बार भी पुलिस वालों ने चक्कर नहीं काटे। इस दौरान में अब उसकी तबीयत बिगड़ती आने की, फिर ठीक होता, फिर बिगड़ती, फिर ठीक होता, लेकिन वो डेबी उसके साथ थी। और तभी फिर डेबी की एक नौकरी लग गई, एक सैलून में, जो पेट्स के सैलून थे, जहाँ जानवरों के बाल बाल काटे जाते थे। तो वहाँ पे इसकी नौकरी लग गई। नौकरी का पहला दिन था 16 फ़रवरी 1981, 16 फरवरी 1981 की बात है। बहुत खुश थी डेबी कि आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। उसने आर्ने को बताया। आर्ने खुश, उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट डे तुम्हारी जॉब की जगह पे चलता हूँ, फिर वहाँ से जब तुम फ्री होगी तो हम लोग डिनर विनर करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों घर से निकले तो रास्ते में डेबी का अपना घर था, वही घर जिसमें डेविड के ऊपर भूत प्रेत का साया था। उसने कहा माँ बाप भाई बहन भी खुश होंगे, उन्हें भी बताती हूँ। वहाँ गई। उसने कहा कि मेरी नौकरी का फर्स्ट डे है। सब ने कहा हम भी सेलिब्रेट करेंगे, चलो हम भी तुमको साथ वहाँ तक चलेंगे। तो जितने बच्चे थे वो सब साथ हो लिए, डेबी की छोटी बहन भी। अब ये सभी उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे डेबी की नौकरी का पहला दिन है। आर्ने भी है, डेबी के अपने भाई बहन भी हैं। वहाँ जाने के बाद जो दुकान के मालिक, उसने भी इन लोगों का वेलकम किया। उसका नाम था एलन। और इन लोगों को फिर दोपहर को लंच कराया। सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दौरान में डेबी की एक बहन जिसका नाम मैरी था, सब खाना खा रहे थे और वो एलन जो है कहते हैं कि मैरी को घूर रहा था। हालांकि मैरी की उम्र 9-10 साल थी। फिर वहीं इसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में अचानक सारे लोग भी कुछ बोल रहे थे, डेबी के घर वाले भी, भाई बहन भी। एलन दूर खड़ा, बल्कि आर्ने दूर खड़ा देख रहा था। पता नहीं फिर अचानक उसे क्या हुआ, और इस बात के सारे वहाँ पे चश्मदीद हैं। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और एक तरह से उसने हवा में छलांग मारते हुए एलन के ऊपर जाकर गिरा। सीधे एलन के सीने पर बैठा। उसके जेब में एक चाकू था छोटा सा। उस चाकू से उसने इसके बाद एक एक करके 5 वार उसके सीने पर किए। एलन की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर सब बदहवास वहाँ से भागे। आर्ने भी निकल गया। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस को खबर मिली, ब्रुकफील्ड में 181 साल के बाद होने वाला ये पहला कत्ल था। इसलिए पुलिस भी मतलब सज्ञ थी। लेकिन वहाँ आने के बाद पता चला कि आर्ने नाम के एक शख्स ने कत्ल किया। 1 घंटे के अंदर अंदर आर्ने को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। लाने के बाद उससे जब पूछा तो अब आर्ने हैरान, और इससे ज़्यादा पुलिस हैरान। आर्ने ने कहा कि मेरे हाथ कपड़ों में खून लगे, मैं मुझे नहीं मालूम ये फ़ोन कहाँ से आए। तो उसने कहा थोड़ी 1 घंटा पहले तुमने एक कत्ल किया है। उसने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सुबह डेबी के साथ निकला था, वहाँ गया था, हम सब खुश थे, उसकी पहली नौकरी का पहला दिन था। अब वो ये बताने को या मानने को तैयार ही नहीं कि इसने कोई कत्ल किया है। अब ये बात इधर चूँकि शहर में भी फैल रही है कि यहाँ पे कत्ल हुआ, और उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात। थोड़ी देर के बाद एड और लॉरेन तक भी ये खबर पहुँची कि आर्ने के हाथ से कत्ल हुआ है। जब वो सुने तो फिर वो भी गए पुलिस के पास। उन्होंने कहा याद है मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि आर्ने के ऊपर नज़र रखिएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। अब पुलिस वालों को वो बातें याद आई। उन्होंने कहा हाँ कहा तो था। अब एड और उन्होंने बताया कि कैसे शैतानी ताकतों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब यहाँ से ये पूरा केस जो एक ओपन एंड शट केस था, एक मर्डर का, एक बिल्कुल आसान केस कि एक एलन नाम के शख्स का कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। आर्ने नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 19 साल, उसने चाकू मारा, वो मर गया। उसके 1 घंटे बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ पे, कपड़े पे खून भी था, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कातिल को पकड़ने के बावजूद कातिल खुद ये कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे खून कैसे आए हाथ में, कपड़ों में, मुझे ये भी पता नहीं है। और उधर उसी पुलिस को 6 महीने पहले 2 लोग ये आगाह करते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के कि इसके ऊपर नज़र रखनी है, ये कुछ भी कर सकता है।
इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसका पूरा पढ़ाई लिखाई का जो रिकॉर्ड बेदाग, बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट, कभी क्राइम में कोई हाथ नहीं रहा। अब पुलिस भी हैरान, लेकिन क्या करे, क्राइम हुआ था। पुलिस ने अब आर्नी को कोर्ट में पेश किया और यहीं से अमेरिका के इतिहास का ये पहला मुकदमा है जो इंसान और शैतान के बीच लड़ा गया। आर्नी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसके मुवक्किल ने कत्ल तो किया है, लेकिन वो कत्ल उसके मुवक्किल ने नहीं किया बल्कि करवाया गया है, और ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं है, शैतान है, शैतानी ताकतें। यानी जब उसने कत्ल किया तो वो अपने होश व हवास में नहीं था, बल्कि उस पर काबू पाया शैतानों ने, और उसके हाथ से ही ये चाकू चलवा दिया। अब अदालत के सामने ये बातें रखी गई तो इससे पहले कभी कोई ऐसा मुकदमा था नहीं। जज भी थोड़े घबरा गए कि ये मामला क्या है। उसने कहा, देखो हम गॉड और ये सारी चीज़ें तो मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि ये आपके मुवक्किल ने कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल डेविल ने कराया, शैतान ने कराया, इसका कोई सबूत, प्रूफ? वकील ने वो सारे सबूत प्रूफ रखे, डेविड की सारी चीज़ें बताई, ये बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने पुलिस को आगाह किया था कि अब शैतानी ताकतें आने पर कुछ हो सकता है। पुलिस वालों ने ये बयान भी दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक्सोर्सिज्म करवाया था पहले इससे, और उसके दौरान ही इसके अंदर वो शैतानी ताकतें आई। लेकिन ब्रुकफील्ड के जितने भी चर्च थे और जो फादर ने किया था एक्सोर्सिज्म उस वक्त डेविड का, वो चूँकि इन सारी चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते थे, तो मजबूर थे अदालत में खड़े होकर बयान देने और कहने के लिए कि उन्होंने इस एक्सोर्सिज्म के दौरान क्या किया था, या किया भी था कि नहीं किया था। तो उन फादर्स ने गवाही नहीं दी, किसी चर्च की तरफ से भी किसी ने बयान नहीं दिया। अब यहाँ पे वकील बार बार कह रहे हैं कि उसके मुवक्किल ने कत्ल किया है, लेकिन अपने होश व हवास में नहीं, ये शैतान ने कराया। जज ये मानने को तैयार नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो थे इस पे काम करते उनको बुलाया गया, लेकिन बार बार जज एक ही चीज़ पर आकर रुक जाते थे कि मैं कैसे ये मानूं, किस तरीके से मैं इसको मतलब बरी कर दूं, कि ये सोचकर कि ये शख्स तो वही है कातिल, लेकिन इसके अंदर कुछ और लोग हैं, 30-40 और लोग बैठे हुए हैं जो इससे काम करवा रहे हैं, इस तरह का। तो लोग हंसेंगे और इन चीज़ों की कोई कानून में जगह नहीं है, तो मैं इस पर ऐसे तो बरी नहीं कर सकता। और 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस हैं इस पर, यानी कत्ल का। तो इन चीज़ों के आधार पर कि शैतानी ताकतों ने कराया, मैं इसको बरी नहीं करूँगा। लग गया आर्नी के वकील को कि अब बरी होना मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि इस केस को दूसरा रुख देना पड़ेगा, और आखिर में ये कहानी फिर कही गई, चूँकि अब भूत प्रेत शैतानी ताकतों पर अदालत तो मानेगी नहीं, और लंबी बहस हो चुकी थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था जज क्या फ़ैसला देंगे। तो फिर उसने कहा कि हमारे मुवक्किल ने सेल्फ डिफेंस में ये कत्ल किया है, क्योंकि एलन ने हमला किया था। एलन ने एक बच्ची को छेड़ने की कोशिश की थी और उसी में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में सेल्फ डिफेंस में उसने कत्ल किया। अब अदालत के सामने 2 चीज़ें थी। एक, पहली वाली चीज़ कि कत्ल आर्नी ने किया है, लेकिन कत्ल करवाया जो है वो शैतानों ने, शैतान की वजह से ये कत्ल हुआ। और दूसरा, सेल्फ डिफेंस में कत्ल हुआ, और कत्ल हुआ इसमें कोई शक नहीं कि कातिल कौन है, वो आर्नी ही है। अदालत ने दूसरे पहलू को सामने रखा ताकि अदालत का मजाक ना उड़े, और फिर कहा कि आर्नी जो है वो एलन का कातिल है, और इसलिए इसको 10 से 20 साल तक की सज़ा दी जाती है। आर्नी को 10 से 20 साल की सज़ा दी गई, लेकिन वो जेल में सिर्फ और सिर्फ 5 साल रहा। 1986 में वो जेल से बाहर आ गया, रिहा हो गया। तब उसकी उम्र करीब 25 साल हो चुकी थी। बाहर आने के बाद डेबी उसका इंतज़ार कर रही थी। डेबी के घर वाले भी उसने उस वक्त मदद की थी। फिर आर्नी ने डेबी से शादी कर ली, दोनों के बच्चे हैं, आज भी दोनों मौजूद हैं, दोनों खुश हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब आर्नी की तबीयत भी सुधरने लगी कि उसने वो जगह और वो इलाका छोड़ दिया, शायद उस घर की वैसे प्रॉब्लम थी। उधर डेविड भी ठीक हो चुका था। 2007 का साल आ गया, 2007। ये कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आती है। 2007 में डेबी और उसके घर वाले पहली बार कोर्ट में एक केस करते हैं, और ये केस करते हैं एड और लॉरेन के ख़िलाफ़, वही दोनों जिनकी वजह से डेविड ठीक भी हुआ और जो पैरानॉर्मल और ऐसी चीज़ों के एक्सपर्ट्स थे। तो उन दोनों के ख़िलाफ़ केस ये किया कि उनके घर में जो कुछ हुआ, डेविड के साथ जो कुछ हुआ, आर्यन के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। अच्छा, इन दोनों ने उस वक्त आर्यन का जब मामला कोर्ट में चल रहा था आर्ने का, तो गवाही देने नहीं आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उसका भी एक
गलत असर पड़ा जजमेंट पर। तो फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया 2007 में कि एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का मिसयूज़ किया, उनके घर में जो कुछ हुआ उसे दुनिया के सामने रखा और एक तरह से उनके वो मानसिक तौर पर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई और इससे उन्होंने खूब पैसे कमाए, किताबें लिखी, अखबारों में कॉलम लिखे, अखबारों को कहानियाँ बेची, सीरियल बने, फिल्म बनी और इन सब से इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और इसीलिए इनके खिलाफ ये केस किया गया, इन दोनों के खिलाफ ये केस चला, लेकिन फिर अदालत में कुछ हुआ नहीं और आखिरकार केस डिसमिस हो गया। 2007 में आखिरी बार ये कहानी तब दोहराई गई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं। आज लगभग 2007 के बाद अगर कहें तो 15 साल हो गए, दोबारा ये मामला या मुद्दा नहीं उठा। इसमें बहुत सारे सीरियल और वो भी बनी, एक हॉरर फिल्म बनी थी कंजूरिंग, जिसमें ये भी कहा गया था कि कई बार तब डेयरिंग कि अगर कोई अकेला पिक्चर सिनेमा हॉल में बैठकर देखे तो उसे इनाम मिलेगा। तो ये उसी कहानी के ऊपर बेस्ड थी। तो ये वो कहानी थी, ये अमेरिका के इतिहास का वो। टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की जिसका जन्म फिलीपींस में हुआ, अच्छे घर से ताल्लुक़ था इसका, परवरिश भी अच्छी हुई, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। फिर हायर एजुकेशन के लिए इसने अमेरिका जाने का फ़ैसला किया। टेरेसिटा बासा के माँ बाप ने भी उसके इस फैसले में उसका साथ दिया और वो अब फिलीपींस से सीधे पहुंच जाती है अमेरिका, शिकागो। शिकागो में जाने के बाद वो वहाँ से मास्टर्स करती है म्यूज़िक में। म्यूज़िक में का शौक़ था उसे, पियानो बजाने का शौक़ था, तो मास्टर्स की डिग्री लेती है म्यूज़िक में। लेकिन फिर उसे लगता है कि सिर्फ म्यूज़िक से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना है, तो मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख करती है और रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है और एक हॉस्पिटल के साथ भी जुड़ जाती है। शादी उसने की नहीं टेरेसिटा ने, हालांकि उसके एक बॉयफ्रेंड थे कुछ, लेकिन बात शादी तक नहीं गई। तो वो तन्हा थी, अकेली थी, लेकिन खुश थी। कहानी है 1977 की, यानी कि आज से करीब 44 साल पहले की। तब टेरेसिटा की उम्र लगभग 47 साल, 47 ईयर्स की हो चुकी थी। वो शादी की नहीं थी, हॉस्पिटल में वो अपना काम कर रही थी एक थेरेपिस्ट के तौर पर, और बाकी टाइम जिस अपार्टमेंट में जहाँ वो रहती थी उसके इर्द गिर्द जो बच्चे रहते थे उनको वो पियानो सिखाती थी। खुश मिजाज थी मगर दोस्त बहुत कम थे, लेकिन ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 21 फरवरी 1977 1977 शाम के करीब 7:30 बजे टेरेसिटा अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है, जिस दोस्त का नाम था रूथ लॉयब, और अक्सर वो उससे बात करती थी। उस गिने चुने दोस्तों में से एक रूथ भी था। तो बात करते करते करीब 15-20 मिनट बात होती है, उसका अचानक टेरेसिटा अपने दोस्त से कहती है कि आज उसके घर पे एक गेस्ट आने वाला है, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है वो निपटा लूँ। रूथ उससे पूछता नहीं है कि कौन दोस्त आने वाला, फ़ोन कट जाता है, फ़ोन रख दिया था। ये टेरेसिटा की आखिरी बातचीत थी किसी के साथ। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद 8:30 का वक्त था। टेरेसिटा जिस अपार्टमेंट में रहती थी उस बिल्डिंग में, उसके अपार्टमेंट से धुआं निकलना शुरू होता है। आस पड़ोस के लोग देखते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ आग वाग लग गई। वो फ़ौरन सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करते हैं, उन्हें बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फ़ौरन फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच जाते हैं और किसी तरीके से उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं जिसमें टेरेसिटा रहती थी और आग पे काबू पा लेते हैं। आग पे काबू पाने के बाद अब जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं कौन कौन है, तो उन्हें ड्राइंग रूम में एक कारपेट से धुआं निकलता हुआ तब भी दिख रहा था। वो उसे बुझाते हैं, लेकिन कारपेट लिपटा हुआ था। उसके बाद वो कारपेट को खोलते हैं तो सामने का मंजर अजीब था। कारपेट के अंदर एक लड़की आधी लगभग जल गई थी। उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था और सीने में खंजर घुसा हुआ था। तो पहली नज़र में देख के ये साफ था कि यह कत्ल का मामला है। फिर उसके बाद पुलिस पहुंचती है वहाँ पे, वो देखती है। तो फिर जो शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस नतीजे पे पहुंचती है कि पहले किसी ने कत्ल किया हो सकता है। कत्ल से पहले चूँकि जिस्म पे कपड़ा नहीं था तो ये रेप का भी मामला हो सकता है। और उसके बाद कातिल ने सुराग और सबूत मिटाने के लिए लाश को कारपेट में लपेट कर और उसमें आग लगा दी
और उसी आग से धुआं बाहर तक पहुंचा और फिर कमरे में आग लगी। पुलिस लाश को ले जाती है। मरने वाले की शिनाख्त टेरेसिटा बासा के तौर पर ही होती है। टेरेसिटा अब इस दुनिया में नहीं थी। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ साफ हो जाती है कि जिस्म पर कपड़े नहीं थे, लेकिन टेरेसिटा के साथ रेप नहीं हुआ था और घर के सामान सारे बिखरे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि घर में पता नहीं कुछ लूटपाट की चीज़ें हुई हैं। पुलिस को यही लगा। टेरेसिटा के घर वाले आते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, पूछताछ होती है, बताती है वो दोस्तों के बारे में, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। इसी दौरान पुलिस को इसी टेरेसिटा के घर के अंदर एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे ये लिखा हुआ था, गेट थिएटर टिकट फॉर AS, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, S फॉर सिडनी। तो ये एक पर्ची, एक लेटर मिलता है और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती कि जिससे कोई सुराग, कोई सबूत ढूंढा जा सके। रेप हुआ नहीं था, घर में सामान बिखरा हुआ था, मामला लूट का लग रहा था, लेकिन ये एक पर्ची जिस पे लिखा हुआ था कि गेट थिएटर टिकट फॉर AS, तो AS के लिए एक थिएटर की टिकट लानी है। अब सवाल यह था कि ये मिस्टर AS कौन है। पुलिस ने तमाम दोस्तों से पूछा, अपार्टमेंट के लोगों से पूछा, जहाँ वो हॉस्पिटल में काम करती थी उनसे पूछा, जिन बच्चों को वो पियानो पढ़ाती थी उनसे पूछा। AS नाम का कोई शख्स नहीं मिला ऐसा जिसके दो नाम A और S से जुड़ते बनते हों। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। डिटेक्टिव लगे रहे, दिन बीतते रहे, दिन हफ्ते में बीते, हफ्ता महीने में गुजरा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे टेरेसिटा के कत्ल के ऊपर कोई रोशनी डाली जा सके। इसी दौरान में जब करीब साल होने वाला था, तभी जिस डिटेक्टिव को ये मामले की जांच सौंपी गई थी, उन डिटेक्टिव का नाम था जो एस्टेचुएला। तो मिस्टर जो एस्टेचुएला एक दिन शाम को अपने दफ्तर पहुंचते हैं। जब वो दफ्तर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके टेबल पे एक नोट पड़ा हुआ है और उस नोट में लिखा था कि टेरेसिटा केस में एक विटनेस मिला है और वो कुछ बताना चाहता है, तो आप हमसे संपर्क करें। डिटेक्टिव फ़ौरन ये नोट पढ़कर उस पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहाँ जाकर पूछते हैं कि क्या बात है, आखिर इतने दिनों बाद ऐसा कौन सा विटनेस सामने आया। तो पुलिस वाला बताता है कि एक डॉक्टर हमारे पास आए थे और उनका नाम था डॉक्टर जोसे चुआ और इत्तेफाक से ये भी फिलीपींस के रहने वाले थे, लेकिन यहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने आकर कहा था कि मैं टेरेसिटा के कत्ल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अब चूँकि डिटेक्टिव इस मामले की जांच कर रहे थे, इसलिए पुलिस स्टेशन से कहा गया कि आप डॉक्टर जोसे हैं, उनसे आप मिल लीजिए। डिटेक्टिव डॉक्टर जोसे के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताएं कि आप क्या जानते हैं। डॉक्टर जोसे एक कहानी सुनाते हैं डिटेक्टिव को। कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ टेरेसिटा को, लेकिन मेरी वाइफ जो है रेमी, वो पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकत कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है, रात को जब वो कई बार बोलती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है और मुझे लगता है कि ये पहले कभी नहीं था, अभी पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा है। तो मैं शुरू में नज़रअंदाज करता रहा क्योंकि पेशे से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ। उसने कहा कि एक और दिन फिर लास्ट में रेमी सो रही थी तो अचानक मैंने देखा कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रही है और उसकी आवाज़ मेरी बीवी की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, उसके मुंह से किसी और की आवाज़ निकल रही थी। तो उसने कहा कि इसमें क्या बात हुई। डॉक्टर चोसे ने बताया कि इसके बाद एक रोज़ अचानक वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब डिटेक्टिव थोड़ा सा संभले। उन्होंने कहा क्या कहा आपकी पत्नी ने। उन्होंने कहा पत्नी तो मेरी थी पर आवाज़ किसी और की थी। उसने अचानक कहा कि मेरा कत्ल हुआ है और मेरा कत्ल जिसने किया उस शख्स का नाम एलन शौरी है और वो मेरे घर पे टीवी ठीक करने के लिए आया था और टीवी ठीक करने के दौरान उसने मुझे मारा और पूरे घर का
जो नक्शा था बिगाड़ा ताकि ये लगे कि ये मामला लूटपाट का है, और वो वहाँ से चला गया। तो बोले ये मैंने सुना उससे, फिर मैं सुबह उठा, फिर मैं भूल गया कि ये वहम है, मेरी बीवी कुछ सपने देख रही है, कुछ अजीब सी कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर भी मैंने भरोसा नहीं किया। तो बोला फिर आप मेरे पास क्यों आए अब? तो बोला उसके नेक्स्ट डे, अच्छा उसने ये भी कहा कि मेरा कत्ल जो एलन शौरी ने किया है, और उसी ने घर में आग भी लगाई सबूत मिटाने के लिए, और आप जाकर ये बात पुलिस और डिटेक्टिव को बताओ ताकि मेरे साथ इंसाफ हो सके और मेरा कातिल गुनाहों की सज़ा पा सके। लेकिन बोले कि अगले दिन फिर मुझे लगा कि यह वहम है, बाकी चीज़ें हैं, कहाँ पुलिस को पास जाना, लोग हंसेंगे, तो नहीं गया। लेकिन नेक्स्ट डे रात को फिर अचानक रेमी यानी उनकी पत्नी बड़बड़ाने लगी, और इस बार गुस्से में थी, और गुस्से में वो मेरा नाम लेकर कह रही थी कि तुमने ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि मेरी मदद करो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारी बीवी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर ने कहा कि मैंने फिर पहली बार बात की और मैंने कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा कत्ल हुआ है, मेरा कातिल एलन शौरी नाम का शख्स है, वो मेरे घर टीवी ठीक करने के लिए आया था 21 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे, और उसी ने मेरे घर में आग लगाई। तो बोला ये सब मैं जाकर पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस वाले हंसेंगे, कैसे यकीन करेंगे? कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ तो हो जिससे मैं जाके बात करूं। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें सबूत देता हूं, तब तो तुम मेरी मदद करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि एलन शौरी ने घर से जाते वक्त मेरे कत्ल के बाद मेरे घर में रखे हुए कुछ मेरे जेवरात, ज्वेलरी, वो अपने साथ ले गया था, और वो ज्वेलरी उसने बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया, और ये ज्वेलरी इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड के पास है, उसके घर में है। आप वहाँ पे जाओगे मिलेगा। और दूसरा, अब वो ज्वेलरी मेरी है कि नहीं है ये कैसे साबित होगा? तो मैं आपको कुछ नंबर और नाम दे रहा हूँ। आप मेरे जानने वाले मेरे दोस्तों को ले जाइए, मेरे फैमिली के मेंबर को ले जाइए, वो पहचान जाएंगे कि ये ज्वेलरी मेरी है, लेकिन इस वक्त मेरे कातिल की महबूबा के पास है। और उसने नाम और नंबर भी डॉक्टर को लिखा दिए। जब ये सब कुछ हो गया तब डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और उसने कहा कि आप मेरी मदद करें वरना फिर खामियाजा इसका आपकी बीवी भुगतेगी। बोला इसी के बाद मैंने लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया और उन्होंने आपको बताया, अब आपके सामने हूँ। पुलिस वाले सुनकर पहले तो उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर लगा कि एक केस जो अभी तक अनसुलझा है, चलो इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। तो अब यहाँ 2-3 क्लू मिला। पहला तो ये था कि उस घर में पर्ची मिली थी जिस पर ए और एस लिखा हुआ था, तो ये मिस्टर ए एस की पहली क्या थी? अब यहाँ पे जो डॉक्टर नाम बता रहा है, जो टेरेस्टा मतलब खुद उसकी आत्मा बता रही है डॉक्टर की बीवी की मुंह से, वो अपने कातिल का नाम बता रही है एलन शौरी। ए फॉर एलन, एस फॉर शौरी, यानी ए एस की पहली तो बूझ गई। दूसरा, अब ये पता किया गया कि क्या उस अपार्टमेंट में टीवी में कुछ प्रॉब्लम था, टीवी को ठीक करने के लिए आया था, क्योंकि उसने कहा कि टीवी ठीक करने के लिए आया था और उसने फिर मेरा कत्ल कर दिया। तो पता चला कि हाँ, उस वक्त सीसीटीवी कैमरा और ये सब तो होता नहीं था, कि टेरेस्टा का टीवी ख़राब था और उस दिन वो टीवी ठीक करने के लिए आया था और टीवी फिर ठीक भी हो गया। तो अब ये दूसरी चीज़ हुआ कि नहीं, इसने सही कहा कि टीवी ख़राब था और टीवी ठीक करने आया था। अब जब ये 2 चीज़ें मिली तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। अब तीसरी और सबसे अहम चीज़, उसने बताया कि मेरे जेवरात मेरा कातिल अपने साथ ले गया था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया और इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। अब पुलिस ने एलन शौरी का पता लगाया, आसानी से मिल गया। पता चला एलन शौरी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिसमें टेरेस्टा करती थी। एलन शौरी के पास पुलिस ने जाकर कुछ ये नहीं बताया कि वो क्यों आए, क्या करना। उसने सिर्फ पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? बोला हाँ है। उसने कहा वो कहाँ रहती है? पता बताया। पुलिस वाले उस गर्लफ्रेंड के घर पहुंचते हैं, जाकर उससे कहते हैं कि हाल में आपको एलन शौरी ने कोई जेवर दिया है, गिफ्ट किया है, ज्वेलरी? गर्लफ्रेंड चौंक जाती है, कहती है हाँ उसने मुझे अभी गिफ्ट किया है। तो बोले आप दिखाएंगे? वो दिखाती है। अब पुलिस वालों को मालूम नहीं कि ये जेवर नया है या फिर वाकई टेरेस्टा का है। पुलिस वाले अब टेरेस्टा के 2-3 जानने वालों को बुलाते हैं जो उसके दोस्त थे, उनमें एक फैमिली मेम्बर भी, और वो जेवर उनके सामने रखते हैं। वो सारे पहचान जाते हैं कि ये टेरेस्टा के ही जेवर है। अब पुलिस के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, सीधे वो एलन शौरी को अरेस्ट कर लेती है।
उसके बाद एलन शोरी को बताती है। अब एलन शोरी भी इधर कि ये कैसे, लेकिन अब यहाँ पे एक मामला ये फंस गया कि एलन शोरी को उठा तो लिया, लेकिन एक आत्मा गवाही दे रही है खुद टेरेसिटा की, और वो एक डॉक्टर की बीवी के मुंह से बोल रही है सारी चीज़ें। कानून में आत्मा की गवाही नहीं चलती। अब आत्मा ने कहा कि वो एक टीवी ठीक करने आया था, ये भी ठीक है, एएस नाम था, एलन शोरी नाम था, वो भी ठीक था, जेवर उसकी बीवी के पास थे, ये भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे अब एलन शोरी के वकील ने ये मुद्दा उठाया कि हाँ, इसने चोरी की है लेकिन कत्ल नहीं किया, इसने जेवर चुराए, और इसने जेवर तब चुराए जब टेरेसिटा जिंदा थी, और उसके ज़िंदा रहते हुए उसके अपार्टमेंट से ये निकल गया, इसलिए कत्ल का इल्ज़ाम नहीं, चोरी का इल्ज़ाम आप इस पर लगा सकते हैं। अब इसको लेके पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि कत्ल के वक्त कोई चश्मदीद नहीं जिसने देखा हो एलन शोरी को। पुलिस फिर फंस गई। अब ऐसे में उसको ज़्यादा दिन तक हिरासत में नहीं रख सकते थे, इसलिए पुलिस को मजबूरन एलन शोरी को छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद अब पुलिस 3-4 चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन और कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्या करें। अब इस दौरान में जैसे ही एलन शोरी को छोड़ा, एक रोज़ डॉक्टर की वाइफ के ऊपर टेरेसिटा के आत्मा ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और उसने बाकायदा ये बताया कि मुझे किस किस तरीके से 21 फरवरी की रात को उसने मारा था, मुझे ऐसे उठाया, टीवी वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। डॉक्टर ने कहा मैंने आपकी सारी मदद की, लेकिन अब मैं क्या करूँ, उसको पकड़ा भी, लेकिन इसके आगे के सबूत कहाँ से लाए, और तुम्हारे बयान, आत्मा जो जिंदा नहीं है, कानून मानता नहीं है। कहते हैं इस पर टेरेसिटा की आत्मा बहुत ही गुस्सा हो गई, और इसके बाद जो जो लोग इस केस से जुड़े थे, अब वो उनको तंग करने लगी कि मुझे इंसाफ दिलाओ। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक सारी टीम फिर से लगी। फिर इसके बाद शुरुआत में कानून को भी लगा कि बेशक एक आत्मा ये सारी चीज़ें बता रही है, लेकिन टीवी ठीक करने के लिए वो गया, उसने चोरी की भी बात मानी, जेवर उसके गर्लफ्रेंड के घर से मिला, तो सिर्फ कत्ल को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो पुलिस ने कत्ल भी एलन शोरी के ऊपर लाद दिया, और उसके बाद दोबारा उसको अरेस्ट किया और मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। अब मुकदमा चला, और ये अनोखा मुकदमा था, क्योंकि पूरा मुकदमा बेस था एक आत्मा की गवाही पर, जो एक डॉक्टर की पत्नी के रूप में सामने रखे जा रहे थे। तो सबूत था नहीं। ट्रायल शुरू हुआ, बड़ी बहस हुई, और इस वक्त वो अमेरिका के तमाम न्यूज़पेपर में ये सुर्खियाँ थी, ये ट्रायल। जूरी मेंबर थे बहुत सारे, जूरी मेंबर भी बढ़ गए आखिरी में फैसले में। उन्होंने कहा कि बाकी ठीक है कि इस डॉक्टर की पत्नी के अंदर जो भी आत्मा थी, एक तो हम मानते नहीं कानून में, लेकिन उसकी निशानदेही पे जेवर भी मिले, ये भी पता चला कि टीवी ख़राब था, टीवी ठीक किया गया, सब कुछ, लेकिन कातिल साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। तो इसीलिए जूरी की राय बढ़ गई, और ट्रायल में एलन शोरी बरी कर दिया गया। अब बरी हो गया, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बरी होने के बाद अब कहते हैं कि टेरेसिटा बासा, अच्छा, उसने अपना जुर्म अदालत में कबूल भी नहीं किया। उसने कहा मैंने जेवर चुराए, कत्ल नहीं किया, सबूत था नहीं, आत्मा की गवाही मानी नहीं जाती, वो बरी हो गया। ट्रायल ख़त्म हुआ, यानी कि ट्रायल में बरी हो गया। अब उसको जेल से आज़ाद किया जाना था, एलन शोरी को। लेकिन कहते हैं कि जब आज़ाद किया जाना था, उससे कुछ घंटे पहले अचानक एलन शोरी बदल गया, और उसने डिटेक्टिव को बुलाया, और बाकायदा जो कानून के उसके वकील और वो लोग थे, और उनके सामने उसने कन्फेस कर लिया। उसने कहा कि मैं झूठ बोल रहा था, अब तक मैंने ही टेरेसिटा बासा का कत्ल किया है। फिर उसने कहानी बताई कि मैं 21 फरवरी को 1977 8:30 बजे घर गया। अक्सर हमारी मुलाकात हॉस्पिटल में होती थी टेरेसिटा से, और जब भी उसके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट ख़राब होता था, तो मुझे ही बुलाती थी, तो मैं उसके घर पे जाके ठीक कर देता था, बदले में हम कॉफ़ी पी लेते थे या कुछ ऐसा ही। तो उस दिन भी उसने दिन में मुझे कहा था कि मेरा टीवी ख़राब है, तो मैंने कहा ओके, मैं आके बना दूंगा, और 8:30 बजे उसने मुझे बुलाया था। जब मैं गया और मैंने टीवी बनाया, उसके बाद बोला कि मेरी नीयत ख़राब हो गई, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, और मुझे ये पता था कि इसके पास पैसे होंगे शायद, कैश और जेवर, पर घर में कोई कैश वैश था नहीं। तो बोला फिर मेरी नज़र जेवर पे पड़ी, लेकिन मैं जेवर चुराता उससे पहले मैं पकड़ा गया,
और तहसीलदार ने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि अब बदनामी होगी, तो मैंने गुस्से में पहले उसका गला दबाया और फिर खंजर उसके सीने में उतारा। फिर उसके बाद ये लगे कि चोरी नहीं है बल्कि ये एक रेप का केस है, तो इसलिए मैंने तहसीलदार के सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसको कारपेट में लपेट कर कारपेट में आग लगा दी ताकि सारे सबूत ही नष्ट हो जाएं, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। ये सारी बातें एलन शौरी ने अचानक जब ट्रायल में उसको लगभग बरी कर दिया गया, कन्फेस कर लेता है। इसके बाद रीट्रायल होता है। चूँकि वो अपना जुर्म मान चुका था और वो एक बदला हुआ अब इंसान नज़र आ रहा था, तो रीट्रायल में वही जूरी एलन शौरी को टेरेसिता बासा के कत्ल के इल्ज़ाम में 20 साल की सज़ा सुनाती है और 20 साल तक वो जेल में रहता है। इसके बाद कहते हैं कि एक नई कहानी आई। वो ये थी कि इसने पहली बार तो इनकार किया, लेकिन कहते हैं कि टेरेसिता बासा की आत्मा फिर जेल पहुंच गई थी और उसने एलन शौरी को तंग करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि तुम एक्सेप्ट कर लो वरना तुम्हारा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये उसी का असर था कि अचानक उसने सच बोला और अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाद में इसको लेके बहुत सारे इंटरव्यू दिए गए वहाँ के पुलिस डिटेक्टिव की तरफ से। उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा कि हम बिल्कुल आत्माओं को, भूत को नहीं मानते, लेकिन ये वो केस है जिसमें हम कह सकते हैं ऑफिशियली कि एक भूत ने, एक आत्मा ने इस केस को सुलझाने में हमारी मदद की, क्योंकि सारे सबूत, सारे चीज़ें एक आत्मा के ज़रिए हम तक पहुंची। इस केस को उस वक्त शिकागो की पुलिस ने जो नाम दिया था वो नाम था वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, मतलब कब्र से आवाज़। इसके ऊपर बाद में एक फ़िल्म भी बनी और उसका भी नाम वॉइस फ्रॉम द ग्रेव था और 1996 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो ये थी एक अजीब कहानी जिसमें उस आत्मा ने केस को सुलझाया जो किसी को नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन फिर